Hello students. So in the last chapter of our chemical kinetics we will discuss up to zero order reaction. हम लोगों ने डिस्कस किया था zero order reactions क्या होते हैं और zero order reactions के क्या क्या ग्राफिकल मेथड्स होते हैं और along with its formula. तो देखो आई थिंक आपने पढ़ा होगा जीरो ऑर्डर में हम लोगों ने काफ़ी ग्राफ को डिस्कस किया था। वहाँ पर जितने पॉसिबल ग्राफ होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ। जीरो ऑर्डर में हम लोगों ने क्या सीखा था? जीरो ऑर्डर में हम लोगों ने ये सीखा था कि जीरो ऑर्डर का जो रेट होता है वो टाइम पर और कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था टी हाफ की जो वैल्यू थी वो क्या थी? A0/2K। क्लियर ना? ठीक। और उसके बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक थे कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो AP को फॉलो करता है। क्लियर ना? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करता है। ठीक है, तो चलिए अपन क्या करते हैं, आज इसके क्वेश्चंस को करेंगे। और ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मैंने दे रखे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 ये बड़ा सा सवाल है। क्लियर ना? ठीक है, इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे सीधे के सीधे अपने कहाँ, फर्स्ट ऑर्डर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का सबसे पहले आप एक काम करिए, ये क्वेश्चन को पहले आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, जल्दी कॉपी कर लीजिए। तो देखो चलो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम। जैसा कि देखो अपने को ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ Cl2O7 गोज इनटू ClO2 O2 एज फॉलोज। यानी कि Cl ये रिएक्शन दिया हुआ है, Cl2O7 ये डिकम्पोज हो रहा है और अपने को ये दे रहा है। और अपने को क्या क्या दिया है इस क्वेश्चन में? अपने को बेटा दिया हुआ है P0 यानी कि इनिशियल प्रेशर कितना, 600 mm। और अपने को रेट दिया है किसका, Cl2O7 का क्या गिवन है, रेट। तो Cl2O7 का रेट क्या है, 50 mm/s। क्लियर ना? ये दो डेटा अपने को क्या हुआ है, गिवन है। पूछ क्या रहा है मेरे से, रेट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो भी रेट होता है रिएक्टेंट का कभी डिसअपीयरेंस के नाम से आ सकता है, प्रोडक्ट कभी अपीयरेंस के नाम से आ सकता है, रिएक्टेंट कभी कंजम्पशन के नाम से उसका रेट पूछा जा सकता है, और वहीं पर जो प्रोडक्ट है उसका रेट कभी भी प्रोडक्शन के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो देखो रेट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, प्रोडक्ट की बात कर रहा है, यानी कि O2 का अपने को क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है। कब पूछ रहा है? इन 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड के बाद। ठीक है, क्लियर? चलिए तो बारी बारी करना शुरू करें। चलिए तो पहला क्वेश्चन, इसके लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों को क्या कर देते हैं, अभी रब कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी कम है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी बारी बारी अपन क्या करेंगे, सॉल्व। तो आई होप आपने लिखा होगा इसको। चलो तो देखो अपने को क्या निकालना है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2 आफ्टर 2 सेकेंड। तो देखो जो रेट है O2 का, ठीक है, सबसे पहले देखो अगर हम इसको सॉल्यूशन में देखें तो वी हैव टू कैलकुलेट -d/dt। अपने को यही निकालना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो निकालना है तो दिया क्या है अपने को, इसकी वैल्यू दी है। तो चलो आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो। तो मुझे बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। हाँ क्या होगा, देखिए इस रिएक्शन को देखकर बताइए क्या होगा, -d/dt Cl2O7 आएगा, इक्वल टू +1/2, ये तो अपन सीखे थे, +1/2 d/dt ClO2, कंसंट्रेशन ऑफ ClO2, और इक्वल टू क्या है, ये 3/2 है तो 1/3/2 मतलब कितना हो जाएगा, 2/3 d/dt ऑफ O2। अब ज़रा समझिए, क्योंकि रेट जो होता है वो सभी के क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने शुरुआत के क्लासेस में देखा था। तो अब बताओ मेरे को ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बस किसी दो को ले लो। मुझे इन तीनों में किसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है, देखिए दी हुई है, बस इक्वेट कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। यानी कि अगर अपने को बात करें, यहाँ से मैं O2 निकालना चाहता हूँ तो अपने को क्या मिलेगा कि D, यहाँ पे सॉरी यहाँ प्लस रहेगा क्योंकि O2 क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो +d/dt ऑफ क्या बेटा, O2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाई -d/dt Cl2O7। बोलो होएगा। अब सबको वैल्यूज़ पता है, Cl2O7 का कितना है, 50 mm/s। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, यहाँ पर वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, 3/2 मल्टीप्लाई बाई कितना, 50,
और 2 से 50 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 25, और 25 इंटू 3 कितना आ जाएगा 75 mm/s। दिस इज़ योर फर्स्ट आंसर। ये आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 75 mm/s। बोलो कोई डाउट? चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। कर लिया? चलिए इसको रब कर दें। चलिए हमारा जो सेकंड पार्ट है वो अपने से क्या पूछा हुआ है, टी हाफ। क्या पूछा हुआ है बेटा? टी हाफ ऑफ द रिएक्शन। तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि ये रिएक्शन कैसा है, ज़ीरो ऑर्डर है, तो ज़ीरो ऑर्डर का जो टी हाफ है उसका फॉर्मूला क्या था, आपको याद है? हाँ, जो ज़ीरो ऑर्डर का जो टी हाफ होता है वो होता है A0/2K। कितना होता है? A0/2K। तो जैसा कि अपने को सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है टी हाफ, तो सबको पता है कि टी हाफ की वैल्यू क्या होती है ज़ीरो ऑर्डर के लिए, A0/2K। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ टी हाफ। अब अपने को देखना है क्या क्या दिया हुआ है। अपने को A0 मतलब क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। ज़रा आप ध्यान रखें, ये एक गैसियस रिएक्शन है, इस वजह से आपको यहाँ कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ है। आपको क्या गिवन है, प्रेशर, इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है। तो कोई टेंशन नहीं, हमें पता है जो कंसंट्रेशन होता है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर का कोई भी यहाँ पर सीन है नहीं, टेम्परेचर चेंज हो नहीं रहा है। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उस कंडीशन में जो कंसंट्रेशन होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? हाँ, किसके होता है? प्रेशर। तो हम कंसंट्रेशन की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा? प्रेशर। तो अब हम इस A0 की जगह क्या पुट करेंगे? P0। क्या पुट करेंगे? P0। क्लियर ना? तो यहाँ हमने लिख दिया क्या? प्रेशर। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर कंसंट्रेशन आपको नहीं दिया रहेगा तो आप प्रेशर से भी काम अपना चला सकते हो। किससे चला सकते हो काम अपना? प्रेशर से भी आपका काम चल सकता है। ठीक है, तो चलो P0 तो अपने को दिया हुआ है, बट वी हैव टू कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर K है, तो रेट कांस्टेंट के लिए हमें चलना पड़ेगा कहाँ? रेट लॉ एक्सप्रेशन की तरफ। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन का फार्मूला क्या होता है? R=K, फिर कंसंट्रेशन की पावर क्या? ऑर्डर। तो कंसंट्रेशन में किसका ले लूँ? रिएक्शन का, ये रिएक्टेंट, इसकी पावर 0 ले लूँ, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन हो जाएगा। क्या यही रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है? बोलिए। R= रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर। ऑर्डर तो कैसा है? 0 है। तो बस बताओ यहाँ से क्या सीखा आपने? यहाँ से आपने ये सीखा कि जो रेट है वो किसके बराबर है? रेट कांस्टेंट के। किसके बराबर है? रेट कांस्टेंट के। यानी कि Cl2O7 का जो रेट है वही रेट कांस्टेंट है, यानी कि जो R की वैल्यू है वही K की वैल्यू है। R की वैल्यू बताओ है कितनी? ये दिया हुआ है ना आपको, R की वैल्यू। भाई यही तो रेट है। इसके पहले वाले क्वेश्चन क्या देखा? रेट इक्वल टू -d/dt Cl2O7 देखा, तो वहाँ से क्या सीखा? R माइनस कंसंट्रेशन ऑफ Cl2O7/dt। तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू, चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो रेट की वैल्यू क्या है? रेट की वैल्यू है -d/dt Cl2O7, और यही रेट किसके बराबर है? K, और सिंपल सी। तो बताओ K की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50। क्या आ जाएगी? 50 mm/s। K की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50 mm/s। क्लियर? तो बताओ यहाँ से K की वैल्यू आपको पता चल गई कितना? 50। अब जब K की वैल्यू पता चल गई तो बस आपका टी हाफ क्या हो गया है? रेडी। समझ रहे हैं K की वैल्यू कैसे निकाला हमने? क्योंकि जो रेट है वो K के बराबर है, तो जो भी रेट रहेगा वही तो K रहेगा, क्योंकि जो रेट होता है वो तो हमेशा कांस्टेंट होता है बेटा, वो तो चेंज होगा नहीं ज़ीरो ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो टी हाफ इक्वल टू P0 कितना दिया है? 600/2 इंटू K की वैल्यू कितनी है? हाँ 50। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट, देखो ज़रा ध्यान से, 5 × 10, 5 × 10 यानी कि 100। 100 में अगर आप डिवाइड करो कितना आ जाएगा? 6। कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर? 6। तो अपने को टी हाफ मिल गया है। टी हाफ कितना मिल गया है? 6 सेकेंड। तो हाफ लाइफ टाइम कितना है? 6 सेकेंड है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? बोलो, बात समझ में आ रही है? ठीक है, कॉपी कर लिए। फिर अपन आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। हमारा जो थर्ड पार्ट है बेटा वो अपने को पूछ रहा है कि एक अलग सा रिएक्शन दिया है, यानी कि इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है,
और उसका पूछ रहा है अपने को क्या, रेट। क्लियर ना। तो रेट पूछ रहा है तो अपने को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, रेट कांस्टेंट। क्लियर ना। चलो करके दिखाता हूं मैं आपको, रब कर दूं। चलिए तो हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट अपने को क्या पूछ रहा है, एक रिएक्शन गिवन है, उस रिएक्शन में मेरे से क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलो हम लोग थर्ड पार्ट का जो रिएक्शन है उसको लिख लेते हैं। देखो ज़रा ध्यान से, यहीं पर हम चेंज कर देते हैं। ये हमारा रिएक्शन है थर्ड पार्ट का। बोलो बात समझ में आ रही, यही हमारा थर्ड पार्ट है। यहाँ से 3/2 हट जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए देन वी मूव अप टू थर्ड पार्ट। अब ज़रा मुझे बताइए इसका रेट क्या होगा। तो रेट निकालने के तरीका है, R इक्वल टू कितना है, -1/2 d/dt Cl2O7 इक्वल टू +1/4 d/dt Cl इक्वल टू +1/3 dO2/dt। यही लिखना है अपने को। देखो रेट ऑफ रिएक्शन यही होता है, इसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है। अब ज़रा मुझे बताइए व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। बिल्कुल सही, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें तो कैलकुलेट करना है क्या, रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ दिस, है ना। इसका अपने को क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो मुझे बताओ ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा वो किसके बराबर है। देखो बराबर है, तो बस तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, ROR। ROR किसके बराबर यहाँ से दिख रहा है मेरे को, R इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाई d/dt Cl2O7। बताओ d/dt Cl2O7 की वैल्यू कितनी है, वेरी गुड, कितनी है 50। तो अपने को रेट ऑफ रिएक्शन मिल गया कितना मिल गया, रेट ऑफ रिएक्शन 25 mm/s 25। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ये अपने को मिल गया क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वही क्या है, रेट कांस्टेंट है। तो इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि अगर R की वैल्यू 25 है तो यहाँ पर K की वैल्यू भी इस रिएक्शन के लिए क्या है, 25 ही होगी। क्लियर ना, K की वैल्यू भी क्या होगी, 25 होगी। क्यों, क्योंकि हमने सीखा है कि अगर हम रिएक्शन के कोएफिशिएंट को चेंज कर देते हैं तो रेट कांस्टेंट चेंज हो जाता है। तो हमने यहाँ पर कोएफिशिएंट को क्या किया है, चेंज। पहले 2 नहीं था लेकिन अभी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। इस वजह से हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो गया है, चेंज। और उसके साथ ही साथ क्या चेंज हो गया है, हाँ, रेट कांस्टेंट भी क्या हो गया है, चेंज। क्लियर। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब लास्ट बात करते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पार्ट में अपने से क्या पूछ रहा है, प्रेशर। अपने से टोटल प्रेशर पूछ रहा है 10 सेकंड के बाद। ठीक है, तो टोटल प्रेशर 10 सेकंड के बाद। तो मुझे बताओ इस पूरे रिएक्शन में, क्योंकि एबव रिएक्शन की बात की यानी कि इस रिएक्शन की बात कर रहा है, पहले वाले की बात नहीं कर रहा है। तो इस रिएक्शन को आप ज़रा देखें, इस रिएक्शन में जो टोटल प्रेशर है, ठीक है, वो कौन अलाउ करेगा, यानी टोटल प्रेशर कौन करेगा। ठीक है, क्या अकेला Cl2O7 ही प्रेशर देगा, नहीं, ये सभी के सभी जो गैसेज हैं वो अपना अपना क्या देंगे, प्रेशर। यानी कि जो टोटल प्रेशर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ Cl2O7 से नहीं आएगा या फिर ClO2 से नहीं आएगा। जो टोटल प्रेशर है वो सभी गैसेज से आएगा, क्योंकि एक पूरे कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है, उस पूरे कंटेनर में ये भी मौजूद है, ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है। तो बताओ टोटल प्रेशर हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। तो आओ देखते हैं कि रिएक्शन को फॉर्मुलेट अपन कैसे करते हैं। इसको रब कर दूं मैं, तो आप नोट कर लिए होगे, इसको हम रब कर देते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट अपना टोटल प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मुलेशन करेंगे। कभी भी ऐसा सवाल आएगा टोटल प्रेशर का, तो सबसे पहले फॉर्मुलेशन का मतलब 0 टाइम पर कितना था और 10 सेकंड के बाद पूछ रहा है मेरे से, वो मेरे को निकालना है। ठीक है, तो टाइम t इक्वल टू 0 के पास, तो इसके पास क्या था, सिर्फ और सिर्फ P0 था, बस P0 था। कुछ टाइम के बाद P0 में से क्या निकल गया, 2P। ध्यान रहे जब यहाँ पर A0 हुआ करता था तो आप यहाँ पर x लिखते थे, A0 माइनस 2x, याद आ रहा है। चलिए बढ़िया। अब यहाँ पर P0 है तो यहाँ P0 माइनस P, यानी कि P0 में से कुछ प्रेशर P क्या हो गए हैं,
ख़त्म हो गए हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है, यहाँ पर 3 होता तो यहाँ क्या लिखते हैं, पी नॉट माइनस 3p। यहाँ 5 होता तो यहाँ क्या लिखते हैं, पी नॉट माइनस 5p। यहाँ पर 5/2 होता तो अब क्या लिखते हैं यहाँ पर, पी नॉट माइनस 5/2। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए इनिशियली इसके पास तो प्रेशर 0 है, इसके पास भी प्रेशर 0 है, लेकिन अब यहाँ से जब 2p निकला तो इसका कितना बन गया, 4p, और इसका बन गया कितना, 3p। ज़रा अगर हम टोटल प्रेशर की बात करें कब, 10 सेकेंड में, तो 10 सेकेंड के बाद तो बेटा सभी के सभी प्रेशर दे रहे हैं। ये भी दे रहा है देखो 4p का प्रेशर, ये भी दे रहा है देखो 3p का प्रेशर। इसका मतलब अगर हम टोटल प्रेशर की बात करें तो सभी को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए आप ऐड करिए, तो टोटल प्रेशर हमारा कितना आ जाएगा, अगर हम टोटल प्रेशर की बात करें, टोटल प्रेशर मतलब PT, ये कितना हो जाएगा, सबको अगर आप ऐड करेंगे, पी नॉट माइनस 2p प्लस 4p प्लस 3p, देन यू विल गेट पी नॉट प्लस 5p। हमने ऐड कर लिया है, आप ऐड कर लीजिए, ये हमारा आ जाएगा टोटल प्रेशर। हमारा सवाल हो गया है कंप्लीट बेटा, लेकिन हमारे सामने बड़ी दुविधा है, बड़ी मुसीबत है। क्या मुसीबत है, क्योंकि मुझे टोटल प्रेशर तो पता चल गया है, लेकिन हमने कैलकुलेट नहीं हम कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि मुझे पी नॉट तो दिया हुआ है, पी नॉट कितना है, 600 है, एग्री, लेकिन मुझे पी की वैल्यू नहीं पता है। क्या पता है मुझे पी की वैल्यू? नहीं पता है भाई। 600 में से कितना प्रेशर निकल रहा है 10 सेकंड के बाद, वो मुझे कैसे पता चलेगा, वो मुझे नहीं पता है। तो मुझे किसी न किसी तरीके से क्या कैलकुलेट करना है, पी। जैसे ही मुझे पी की वैल्यू पता चलेगी, मुझे ये एंटायरली टोटल प्रेशर पता चल जाएगा। अब ये पी कैसे पता चलेगा, वो अपने को समझना है। ठीक है, क्लियर ना? तो आप ज़रा ध्यान रखिए, एक चीज़ मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, उस फार्मूले को मैं फिर से यहाँ रिवाइज करा रहा हूँ आपको। कुछ ऐसा बताया था, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि K ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू K रिएक्शन। याद आ रहा है? रिएक्टेंट का जो रेट कांस्टेंट है वो किसके बराबर है, रेट ऑफ द रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के मल्टीप्लाई बाई कोएफिशिएंट। याद आ रहा है किसी को? लास्ट क्लास में कवर किए थे। इसको देखकर ही हम ये लिख सकते हैं AT इक्वल टू क्या है, मान लीजिए AT क्या है बताओ, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ A दैट इज Cl2O7 कब, एट टाइम T। तो AT इक्वल टू क्या लिखते थे, A नॉट माइनस 2KT, ये लिखते थे। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताया था कल लास्ट क्लास में कि रिएक्शन को देखकर हम कैसे AT का इक्वेशन लिखते हैं, यानी कि हाउ कैन वी राइट इक्वेशन ऑफ फाइनल कंसंट्रेशन बाय सीइंग या बाय लुकिंग इनटू द रिएक्शन। तो हम इस रिएक्शन को देखकर यहाँ फाइनल कंसंट्रेशन का लिख सकते हैं, तो हम फाइनल प्रेशर का भी तो वैल्यू लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होगा वही तो प्रेशर का होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन और प्रेशर आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं AT का इक्वेशन लिख सकता हूं तो मैं PT का भी इक्वेशन लिख सकता हूं। तो बताओ PT की इक्वेशन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, PT यानी कि प्रेशर एट टाइम T। ध्यान रहे ये टोटल प्रेशर बेटा नहीं है, PT का मतलब यहाँ पर क्या है, तभी देखो स्मॉल t लिखा है मैंने। ठीक है, ये है प्रेशर एट टाइम T, तो ये क्या हो जाएगा, P नॉट माइनस 2 KT, P नॉट माइनस 2 KT। क्लियर? क्या हम ये लिख सकते हैं? बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या हम ये लिख सकते हैं? आप एग्री कर लीजिए अच्छे से, ये लिख सकते हैं, बस हमारा हो गया है काम खत्म। आप अगर ये लिख सकते हैं तो बस इंटायरली क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। बोलो लिख सकते हो? चलिए, तो अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, प्रेशर निकालेंगे, फाइनल प्रेशर निकालेंगे कब, एट टाइम T, यानी कि 10 सेकंड पर। और जैसे वो निकलेगा यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, P की वैल्यू, और हम इस P की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलो, तो यहाँ मैं इसको रब कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। तो अब क्या होगा, इस PT की जगह क्या लिख सकते हो, PT का मतलब क्या है, फाइनल प्रेशर एट टाइम T। बताओ फाइनल प्रेशर एट टाइम T है कितना, यही है P नॉट माइनस 2P। ठीक, तो इसके जगह हम क्या लिखते हैं, देखो इसके बाद ये लिखना है, ठीक है, P नॉट माइनस 2P, दिस इज द फाइनल प्रेशर एट टाइम T, इक्वल टू क्या है यहाँ पर, P नॉट है
-2 इंटू के की वैल्यू क्या लिखोगे 50? नहीं, के की वैल्यू 50 नहीं लिखेंगे, यही तो ब्लंडर मिस्टेक है। आपको क्वेश्चन दे देता है, बच्चे गलत करके चले आते हैं। के की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखोगे 25 लिखोगे, क्योंकि जो 25 वाला है वो रिएक्शन, क्योंकि हम किस रिएक्शन के लिए काम कर रहे हैं, हम इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, और इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो 25 है, ना कि 50। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 25, ध्यान रखिएगा। टाइम कितना है 10 सेकंड। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। यहाँ पर P की वैल्यू निकालना है मुझे। P नॉट कैंसिल आउट हो गया है। यहाँ -2P इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस कितना 500, कितना आ जाएगा 500। तो बहुत आसान है, माइनस माइनस कैंसिल, तो दैट इक्वल टू P की वैल्यू आ जाएगी बेटा कितना 250 mm। ये आ गया हमारा P की वैल्यू जो हम चाहते थे, हालांकि वो हमें क्वेश्चन में दिया नहीं था। क्लियर? तो बस अपने को हो गया काम खत्म। टोटल प्रेशर निकालना है। टोटल प्रेशर कितना है P नॉट प्लस 5P, यही है हमारा टोटल प्रेशर। क्लियर? तो बस यहां लिखता हूं मैं PT। बताओ P नॉट कितना है 600 प्लस 5 इंटू P की वैल्यू यहां से निकाला हमने कितना 250 इंटू 5 कितना आ जाएगा 1250, यानी कि 1250 प्लस 600 कितना आ गया आंसर हमारा। टोटल प्रेशर बेटा कितना आ जाएगा 1850 mm। यही हमारा आंसर आ जाएगा 1850। तो देखो ये बहुत अच्छा सवाल था और काफ़ी बच्चे इसको गलत कर देते हैं, बट आप इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, कब हमें रेट कांस्टेंट क्या लेना है, कब हमें रेट कांस्टेंट क्या नहीं लेना है। ठीक है? क्लियर? तो सबसे इम्पॉर्टेंटली आपको मेरे को बताना था कि जीरो ऑर्डर हो चाहे फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर में भी हो सकता है, बस कुछ करना नहीं था। जो भी जीरो ऑर्डर की जगह लिखा था वो बस फर्स्ट ऑर्डर लिखा जाता, करना यही है, बस ऑर्डर चेंज हो जाता। समझ रहे हो? तो रटना नहीं है अपने को, इसलिए मैंने आपको एक सवाल कराया और इसके जैसे बहुत ढेर सारे सवाल आ चुके हैं एग्जाम में। एक दो सवाल की बात क्या करूं मैं आपको, और इसका फ़ायदा आपको बताऊं, ये सिर्फ केमिकल काइनेटिक्स में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे? ऐसे क्वेश्चंस आपको मोल कंसेप्ट में मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे गैसियस स्टेट में। क्लियर ना? और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे सॉल्यूशन चैप्टर में, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको कहाँ पर आयनिक इक्विलिब्रियम में मिलेंगे। क्लियर ना? तो ऐसे क्वेश्चंस आपको और रेडॉक्स में भी मिलेंगे, केमिकल काइनेटिक्स में मिलेंगे। ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। क्लियर ना? चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरफ, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कॉपी कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है, पूछा भी जाता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखो होता क्या है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है हमारे पास कि रिएक्शन होज, ठीक है, रिएक्शन होज रेट डिपेंड्स अपॉन first power of concentration is known as first order काइनेटिक्स। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स किसको कहते हैं? जिसका रेट फर्स्ट पावर पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब है, अगर मेरे पास लेट सपोज अ रिएक्शन, लेट अपने पास एक रिएक्शन है बेटा, वो रिएक्शन है, मैं चलो इसको दूसरे पेन से कर देता हूँ। सपोज एक रिएक्शन में लेता हूँ ए से कितना बी, मतलब ए से बी की तरफ कोई एक रिएक्शन है। अगर मैं इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखता हूँ, ठीक है, तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा के ए टू द पावर 1। तो देखो इसका पावर क्योंकि कितना है 1, इस वजह से ये कौन सा ऑर्डर है? इस वजह से ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है।
तो कोई भी जो रेट है अगर वो कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर पे डिपेंड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। चलो इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। क्लियर? ठीक। अब समझो, अब ध्यान से अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर अपन चर्चा कर सकते हैं कि टाइम t इक्वल टू 0 और टाइम t इक्वल टू टी। 0 पर मान लो इसके पास a0 है, इसके पास कुछ भी नहीं है क्योंकि ये तो प्रोडक्ट है। a0 में से x निकला, ये कितना बना x। ज़रा ध्यान से बताइए, ये a0 माइनस x किसको कहते हैं? हाँ, किसको कहते हैं? AT को कहते हैं। AT का मतलब फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t। बताओ ये x को क्या बोलते थे आप? हाँ, क्या बोलते थे? BT बोलते थे, यानी कि फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम t। क्लियर? चलो, तो यहाँ से हम क्या निकालना चाहते हैं? रेट। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है हमारा, ठीक है, वो बेटा क्या हो जाएगा? माइनस, कैसे लिखोगे? माइनस dA अपॉन dt इक्वल टू प्लस dB अपॉन dt। क्या ये लिख सकते हो आप? रिएक्टेंट है इसलिए माइनस लगाया, प्रोडक्ट ये माइनस लगाया। ठीक है, बताओ ये किसके बराबर होता था? dx बाई dt। नहीं समझ में आया? चलो बताता हूँ। देखो यहाँ पर आप क्या लिखते हैं? माइनस डी ए बाई डी टी। क्लियर ना? तो ए की जगह आप क्या लिखते? ए नॉट माइनस एक्स माइनस ए नॉट, ए नॉट माइनस एक्स माइनस ए नॉट। बार बार कैंसिल हो जाता, फाइनली क्या आ जाता? dx बाई dt आ जाता। क्या ये अभी आया है कि ये हमेशा dx बाई dt ही आएगा? हमेशा dx बाई dt ही आएगा। यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो हमेशा ही dx बाई dt होता है। क्लियर ना? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो 2 लेक्चर पहले आप देखोगे, ये सारा चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है वहाँ पे। क्लियर ना? तो dx बाई dt आएगा। तो बस dx बाई dt। और ये dx बाई dt किसके बराबर होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये dx बाई dt बेटा है क्या? रेट। व्हाट इज dx बाई dt? dx बाई dt इज द रेट। और रेट किसके बराबर है? रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई a। किसके बराबर है? रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई a। तो बस यहाँ पर आप क्या लिखोगे? k, और a की जगह आप क्या लिखोगे? ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ a कितना हो जाएगा? a नॉट माइनस एक्स। ठीक है, कुछ ऐसा देख लीजिए सभी लोग। बोलो, क्लियर हुआ? देखो ये रिएक्शन है, यहां तक तो रिएक्शन है, यहां तक तो रिएक्शन है dx बाई dt की तरफ। अब dx बाई dt क्या है? रेट है। और रेट फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसे है? रेट इक्वल टू k और कंसंट्रेशन ऑफ a। क्लियर ना? यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ a लिखोगे कितना? a नॉट माइनस एक्स, बिकॉज हम जो है टाइम t के बारे में देखना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर a नॉट माइनस एक्स हो गया। बस हमारा हो गया काम आसान। अब अपने को क्या करना है? वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। ठीक है, हमारे पास आ गया है बेटा dx अपॉन dt इक्वल टू k a नॉट माइनस एक्स आ गया है। बस x को x की तरफ कर लीजिए, t को t की तरफ कर लीजिए, फिर दोनों साइड इंटीग्रेट कर लीजिए। ठीक है, तो आ जाएगा dx अपॉन a नॉट माइनस एक्स इक्वल टू k dt। कर लिया, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया। अब इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करोगे 0 से x की तरफ, और यहां पर इंटीग्रेट करोगे 0 से t की तरफ। ठीक है, बताओ, इसको मैं ब्रैकेट में कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। बताओ 1 अपॉन ए नॉट माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कैसा होगा? ये चीज़ आपने थोड़ा बहुत पढ़ा रहे, नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूं। इसको आप मान लेते हो t, कुछ भी मान लो t। तो 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ln, यानी कि नेचुरल लॉगरिथमिक। ठीक है, क्लियर ना? कई लोग लॉग भी बोलते हैं उसको। ठीक है, क्लियर ना? बट ln होता है। तो इसका जो होगा वो ln, मैं बता देता हूँ आपको इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन होगा ln a नॉट माइनस एक्स। ठीक है, फिर होगा माइनस, ठीक है, माइनस ln a नॉट। ठीक है, और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा बेटा कितना? kt होगा। देख लीजिए, ये कुछ इसका इंटीग्रेशन होगा। कैसे किया देखो, आपको पता है इसको इंटीग्रेट आप कैसे करते हो? कांस्टेंट ये बाहर हो जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन तो क्या होता है? t होता है। क्लियर ना? ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा।
तो अब ज़रा ध्यान से देखो, अब ज़रा ध्यान से देखो, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, वो कैसे बता देता हूँ आपको। जब यहाँ पर ln लगाओगे ना आप, ln a0 माइनस एक्स, ठीक है, उसके बाद जब यहाँ पर लोअर लिमिट होगा फिर अपर लिमिट होगा, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, माइनस माइनस हो जाता है प्लस। खैर उसकी बात छोड़ो, तो यहाँ तक नोट कर लो आप, फिर मैं इसको आगे बात करता हूँ, क्लियर ना। मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि मेरे को आपको इसको बता देना चाहिए करके, तो चलो मैं इसको बता ही देता हूँ आपको अच्छे से करके पूरा मेथड। चलो इसके आगे क्या होगा बेटा, इसके आगे होगा, इसके आगे होगा हमारा ln a0 माइनस एक्स। ये हुआ किसका इंटीग्रेशन, इसका। और a0 माइनस एक्स का अलग सा इंटीग्रेशन होगा, a0 माइनस एक्स का अलग सा इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, क्योंकि ये x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, इसलिए a0 तो क्या है, कांस्टेंट है, तो माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाए यहाँ पर, माइनस, ठीक है, क्लियर। अब आप यहाँ ऐसा लगाते हो, लोअर लिमिट फिर अपर लिमिट, कुछ ऐसा, इक्वल टू यहाँ के टी 0 और फिर क्या t। अब क्या है, एक बार आप x की जगह क्या पुट करोगे, x, एक बार आप x की जगह क्या पुट करोगे, 0। तो जब आप एक बार x की जगह x पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस ln a0 माइनस एक्स। और जब आप अगली बार यहाँ पर 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस ln a0, क्योंकि a0 माइनस 0 तो क्या होगा, a0 ही होगा। तो बस इसके बाद हम अगला स्टेप लिखेंगे इसके ऊपर, तो आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं आपसे। ये हो गया है, चलो इसको मैं हटा दूँ, ओके। चलिए देखिए इसके बाद क्या होगा। इसके बाद जैसा कि आपको क्या करना है, पुट करना है, तो सबसे पहले मैं x पुट कर रहा हूँ बेटा। सबसे पहले हम x पुट करेंगे, ln a0 माइनस एक्स पुट कर लिया। अब देखो x पुट करने के बाद माइनस लगाते हैं, तब जाकर लोअर लिमिट पुट करते हैं, माइनस फिर क्या है, ln a0 माइनस 0, और ये चीज़ तो हो जाएगा kt। दिख रहा है आपको, ये मैं आपको पूरा इंटीग्रेशन समझा दे रहा हूँ। देखिए माइनस ln a0 माइनस एक्स, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस ln a0 इक्वल टू क्या, kt। यही मैं डायरेक्ट लिख दिया था आपको, जो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। अब इसको कैसे लिखोगे, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो बेटा, ln a0 माइनस ln a0 माइनस एक्स। बोलो लिख सकते हो, जल्दी बोलो, सभी लोग लिख सकते हो। ठीक है, बस इसको लिखा आपने। तो अब समझो ध्यान से, ये ln a है, इसको मान लो a, इसको मान लो b, तो ln a प्लस b का फार्मूला सबको पता है। देखो एक छोटा सा मिस्टेक मैं आपको बता दे रहा हूँ, ln में और log में बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे लग रहा है। देखो ln जो होता है वो बेस e में होता है, यानी कि नेचुरल लॉगरिथमिक होता है। ln को क्या बोलते हो, नेचुरल लॉगरिथमिक, क्लियर ना। और आप लोग जो log पढ़ते हो ना, log, वो हमेशा बेस 10 में होता है, लेकिन जो ln होता है वो बेस e में होता है। और ln और log में क्या फ़र्क होता है, ln इक्वल टू 2.303 log, तो ln x जो है वो बेस e में है और log जो है वो होता है बेस 10 में। तो बस इतना ही फ़र्क है बेटा। तो कभी भी अगर मैं ln लिखूंगा तो बस ध्यान रखना वो log ही है, बस ln और log में बस इस नंबर का क्या है, फ़र्क है, क्लियर ना। तो अभी कंफ्यूजन मत रखो अपने पास आप। तो बस log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई b, ठीक है। तो ln a माइनस ln b क्या होगा, ln a बाई b, ठीक। चलिए कर लीजिए इसको। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या हमारा, ln a0 अपॉन a0 माइनस एक्स, बोलो होगा इक्वल टू क्या, kt। ये इक्वेशन हमारा, इसको मान लो आप, ये इक्वेशन क्या, दूसरा, ठीक है, क्लियर ना। जल्दी कॉपी कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ाएं। ये डेरिवेशन अपन कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। कर लिया, इसको हटा दूं मैं अब। चलिए इस ऊपर वाले को अपन हटा देते हैं,
अब ज़रा अगर ध्यान से देखें हम, तो अपने पास एक चीज़ मिल जाएगा क्या, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ से, तो अपन इसको ln से किस में कन्वर्ट कर दें, लॉग में। तो क्या करेंगे, लॉग में कन्वर्ट करने के लिए जहाँ जहाँ ln है वहाँ क्या लगा देंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो एक्सक्यूज़ मी, एक चीज़ और आप कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं कर दूंगा। यहाँ से t की वैल्यू निकालना है, यहाँ से k की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से k की वैल्यू निकालो। तो यहाँ से जब आप k की वैल्यू निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको पूरा फॉर्मूला मिल जाएगा, 1/t ln a0/a0 - x मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर आप 3 ले लीजिए। ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.30 से। तो ln को अब मैं लॉग में कन्वर्ट कर रहा हूं, जो आपके बुक्स में दिया हुआ है, एनसीईआरटी की बुक्स में दिया हुआ है आपके। तो जब आप इसको लॉग में कन्वर्ट करोगे तो बेटा क्या होगा यहाँ पर कि आपको लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ln में लॉग में क्या फ़र्क है, 2.303। तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट यहाँ पर 2.303 अपॉन कितना, t। अब यहाँ लॉग हो गया है बेस 10 a0/a0 - x। देख लीजिए, ये हो गया आपका। क्लियर, बोलो समझ आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा फाइनली फार्मूला हो गया हमारा। तो हर बार आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल्स में इसी को यूज़ करना है। किसको बेटा, 4। ये फोर्थ वाले को आपको सबसे ज़्यादा यूज़ करना है। क्लियर ना। तो अभी तक सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला जो फार्मूला है हमारा ये है, फोर्थ वाला। बोलो बात क्लियर होगी। तो फर्स्ट ऑर्डर का यही हमारा फार्मूला हो गया, ठीक। a0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। a0 - x क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन है। कब, एट टाइम t। बोलो बात समझ आ रही है, ठीक है। चलिए अब कॉपी कर लीजिए, और भी फार्मूले हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर ना। फिलहाल आप कॉपी कर लीजिए इसको पहले। ओके, हो गया। और अब करो। चलिए अब ज़रा देखो, ज़रा ध्यान से, हटा दे रहा हूँ मैं। चलिए अब ज़रा आप देखें, अगर हम बात करें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, सभी देख रहे हो इसको, इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन में देखो क्या है, आप एंटी लॉग ले लो। क्या ले लो, एंटी लॉग। तो एंटी लॉग आप जब लोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ज़रा ध्यान से। इन सबको मैं साफ़ कर दे रहा हूँ, जो भी इम्पॉर्टेंट है मैं उनको ही ले रहा हूँ सिर्फ। बाकी सब चीज़ें आप बराबर कॉपी में उतारते चलो, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। चलिए, तो अगर हम इस सेकंड इक्वेशन को देखें तो सेकंड इक्वेशन से मेरे को क्या समझ में आएगा, टेकिंग एंटी लॉग। एंटी लॉग का मतलब होता है लॉग का जस्ट उल्टा, एंटी लॉग ऑफ इक्वेशन 2, इस इक्वेशन का। तो जैसे बेटा एंटी लॉग लोगे तो आपको क्या पता चलेगा, लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा, a0 - x। एंटी लॉग यहाँ लोगे तो यहाँ आ जाता है e⁻ क्या, kt। अब ज़रा ध्यान से देखिए, एंटी लॉग लेने के बाद आया है ये। अब आगे अगर हम बात करें इसके, तो ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अच्छा बताओ a0 - x क्या होता है। इसके जगह हम ऐसा लिख सकते हैं a0 e⁻ kt, होगा ना बेटा, क्योंकि ये नीचे आएगा, ये इधर आएगा। a0/e⁻ kt मतलब क्या है, a0 e⁻ kt। अच्छा बताओ a0 - x क्या है, हाँ क्या है, at। at इक्वल टू क्या आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आया है ये। at इक्वल टू क्या हो जाएगा, a0 e⁻ kt। ये कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन नंबर कितना, 5। अच्छा इस इक्वेशन से आपको क्या समझ में आ रहा है, इस इक्वेशन से क्या समझ में आ रहा है कि जो कंसंट्रेशन है, क्योंकि a0 ये क्या है, at इज़ द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ क्या, रिएक्टेंट, ठीक है। तो जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन, इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि बेटा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स फॉलोज
इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल पैटर्न। आपको याद होगा तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि जो ज़ीरो ऑर्डर का रिएक्शन है वो लीनियर फॉलो करता है, यानी कि वो लीनियरली डिक्रीज करता है। रिएक्टेंट लीनियरली डिक्रीज करते हैं और प्रोडक्ट लीनियरली बढ़ते हैं। लेकिन वहाँ पर ही अपन ये डिस्कस किए थे कि जो फर्स्ट ऑर्डर होगा वो वहाँ पर एक्सपोनेंशियल होगा। तो उस समय ही आपको मैंने बताया था, तो आप यहाँ पे देख भी रहे होगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है और जो प्रोडक्ट होता है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। अभी हम प्रोडक्ट के बारे में भी देखेंगे। फिलहाल AT क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चलो यहाँ हम प्रोडक्ट के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो चलो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि x क्या है? x तो क्या है? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है। x क्या था बेटा? अभी देखो, अभी जो हम लोगों ने लिखा था ना, फॉर्मुलेट किया था t = 0 पर A0, t = t पर A0 - x। तो वहाँ पर x क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम t। तो बताओ यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सभी लोग बताओ। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितना? A0 - A0 e⁻ कितना? -kt = कितना? x। तो बस यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल गई है। क्या मिल गया है? x की वैल्यू आपको मिल गया है कितना? 1 - A0 को कॉमन ले लो, 1 - e⁻ कितना? -kt। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। देखो x क्या है? x is the concentration of product. What is x? x is the concentration of product. ठीक है, concentration of product at time t also follows एक्सपोनेंशियल पैटर्न। एक्सपोनेंशियल पैटर्न, जी हाँ बच्चों, ठीक है। एक्सपोनेंशियल पैटर्न क्या कर रहा है? ये फॉलो कर रहा है। ये भी आप इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए इसको? 6। सभी को देखते चलिए, 6 इक्वेशन हो गए। तो एक इसको मैं थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसको हम हटा दे रहे हैं। लॉग अभी तो आपको समझ में आ ही गया होगा, लॉग और ln में क्या फ़र्क है। ठीक है, आप देखो, x क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम t ऑल्सो फॉलोज एक्सपोनेंशियल प्रोडक्ट। तो देखो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में क्या फ़र्क है? यही फ़र्क है कि जो जीरो ऑर्डर था उसका रिएक्टेंट लीनियरली कम हो रहा था। रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो लीनियरली डिक्रीज कर रहा था, और वहीं पर जो प्रोडक्ट है वो लीनियरली क्या हो रहा था? राइज हो रहा था। लेकिन जो फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है? जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है वो एक्सपोनेंशियली घटता है और जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। देखो A0 टाइम्स है ना, ठीक है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। ठीक है, चलो ये सब बेटा अभी इंपॉर्टेंट है ग्राफिकल के लिए, बट फिलहाल फिर से आपको मैं बोल रहा हूँ, ये सब मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। फाइनली आपको ध्यान क्या रखना है? 3 फार्मूले। पहला फार्मूला ये वाला, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला फर्स्ट ऑर्डर का, ये फार्मूला, ठीक है। उसके बाद ये फार्मूला, दोनों सेम ही है बट यहाँ लॉग नहीं है, यहाँ लॉग है, ठीक है। कभी ln दिया रहेगा तो ये फार्मूला यूज़ कर लेना, और कभी लॉग दिया रहेगा तो ये फार्मूला यूज़ कर लेना। और अगर दोनों याद नहीं होते हैं, किसी एक को याद कर लो, बाकी तो आपको पता है लॉग और ln में क्या रिलेशन है, ठीक है। चलो ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर ना। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 4, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही 2 इक्वेशंस हैं, क्लियर ना। और आगे हम बताएंगे t½ उसको याद रखना, यानी कि 3 फार्मूले आपके लिए क्या हैं? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चले, तो यहाँ तक सीख लिया आपने। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही एक्सपोनेंशियल क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अगली हेडिंग आप डालेंगे, अगली हेडिंग आप डालेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। पुट द नेक्स्ट हेडिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस केयरफुली, जल्दी से केयरफुली आप कॉपी कर लो। कर लिया? चलिए, तो अब अगली हेडिंग डालेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो कि हम लोगों ने जीरो ऑर्डर में भी पढ़ा था।
ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ बताओ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा। किसके लिए? फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो बस यही दो आपको याद रखना है। सेकंड ऑर्डर हमारे कोर्स में नहीं है, क्लियर ना? चलिए, सबसे ज़्यादा फर्स्ट ऑर्डर ही इंपॉर्टेंट है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है? लास्ट क्लास में बेटा आपको फार्मूला बताया था और इसका मतलब समझाया था, तो हम यहाँ पर सिर्फ फार्मूला की चर्चा करेंगे। एक्स अपॉन क्या था? ए नॉट, यानी कि मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाई इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। बताओ यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी है? हाँ, यहाँ पर एक्स की वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं, ए नॉट 1 माइनस ई टू द पावर कितना? माइनस के टी। यहाँ ए नॉट नीचे, ए नॉट कैंसिल, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है, कितना? 1 माइनस ई टू द पावर कितना? माइनस के टी। तो कभी भी अगर आपसे ये जिक्र हो कि व्हाट इज़ द अल्फा फॉर फर्स्ट ऑर्डर, देन यू विल से दिस फार्मूला। हालांकि फार्मूला बहुत काम में नहीं आएगा, हाँ, लेकिन ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो अल्फा होता है उसका ग्राफ कैसा होता है, यानी व्हाट इज़ द ग्राफ ऑफ अल्फा इन केस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो जो ग्राफ होगा बेटा वो भी कैसा है? एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा। कैसा होगा? एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा। क्लियर ना? ठीक है, चलिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया। अब बात करते हैं अगला, लाइफ टाइम। फिर आएगा नंबर कितना? हाफ लाइफ टाइम। लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का जो लाइफ टाइम है वो क्या होता है? सबको पता है लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है? जब फाइनल रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना हो जाए? ज़ीरो। कितना हो जाए? ज़ीरो। तो बस लाइफ टाइम का मतलब होता है, लाइफ टाइम को हम क्या करते हैं? TLT। तो फॉर TLT फाइनल कंसंट्रेशन इक्वल टू कितना? ज़ीरो। तो जब AT इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? AT इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे, AT इक्वल टू ज़ीरो यहाँ पर पुट करेंगे। तो बताओ, अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 5, सभी लोग पाँचवें इक्वेशन को देखो, पाँचवें इक्वेशन में हम क्या करेंगे? ठीक है, मैं लिख देता हूँ फिर से, ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। ठीक है, अगर इसमें AT की वैल्यू ज़ीरो हम कर दें, बताओ AT की वैल्यू ज़ीरो, AT की वैल्यू ज़ीरो कब होगा? होना चाहिए ना, तभी तो लाइफ टाइम डिफाइन होगा। तो लाइफ टाइम के लिए फाइनल कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए? ज़ीरो। तो फाइनल कंसंट्रेशन ज़ीरो होगा कब? इस इक्वेशन में देख के बताओ। इस इक्वेशन में AT ज़ीरो करने का दो तरीका है। पहला तरीका क्या है कि ए नॉट क्या हो जाए? ज़ीरो, क्योंकि अगर ए नॉट ज़ीरो हो जाएगा तो किसी भी संख्या को आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो ज़ीरो हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि दूसरा ऑप्शन क्या है कि टाइम क्या हो जाए? इनफाइनाइट। दूसरा ऑप्शन क्या है? टाइम इनफाइनाइट हो जाए। कैसे? देखो बताता हूँ मैं आपको। पहले दोनों में से आप ये डिसाइड कर लो, क्या ए नॉट कभी ज़ीरो हो सकता है? ए नॉट का मतलब ज़ीरो होने से समझते हो कि आपके पास रिएक्टेंट ही नहीं है। भाई इनिशियल कंसंट्रेशन कभी ज़ीरो हो सकता है? नहीं, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन तो बेटा कुछ ना कुछ होगा, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ज़ीरो हो नहीं सकता, मतलब ए नॉट विल नॉट बी ज़ीरो। तो अगर ए नॉट ज़ीरो नहीं होगा तो फिर बचा क्या? टाइम इनफाइनाइट जब होगा तभी AT क्या होगा? ज़ीरो। ठीक है, अब ये समझिए टाइम इनफाइनाइट होने पर AT ज़ीरो कैसे हो जाएगा? ठीक है, उसके लिए इस चीज़ को रब कर लिया है, तो क्योंकि मैं इस चीज़ को हटाना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग रब कर लीजिए इसको, सॉरी लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, फिर इसको मैं हटा दूँ, फिर वहाँ पर आपको समझाऊँगा मैं। कर लिया? चलिए, अब देखिए मैंने क्या आपसे बोला कि टाइम अगर इनफाइनाइट हो गया तो AT ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ए नॉट कभी भी ज़ीरो हो नहीं सकता। यानी कि अगर हम बात करें कि फॉर, यहाँ से देखिएगा, ठीक है, फॉर AT इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, टाइम शुड बी टाइम इक्वल टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। ठीक है, टाइम शुड बी इनफाइनाइट। क्लियर ना?
एंड नहीं, ऐसे ना लिखकर मैं अच्छा लैंग्वेज में लिख दे रहा हूँ, फॉर AT इक्वल टू 0 टाइम शुड बी इनफाइनाइट, टाइम इनफाइनाइट होना चाहिए, बिकॉज A नॉट नॉट इक्वल टू 0, कभी भी इनिशियल कंसंट्रेशन 0 नहीं हो सकता। इस वजह से अगर आपको AT को 0 करना है तो टाइम हमेशा इनफाइनाइट ही होना चाहिए। कैसे? देखो देखो यहाँ पर e टू द पावर क्या है, माइनस KT है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप 1 अपॉन e टू द पावर KT लिख सकते हो। अगर टाइम इनफाइनाइट होगा तो इनफाइनाइट को किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई करेंगे इनफाइनाइट, और e टू द पावर इनफाइनाइट क्या होगा, ठीक है थोड़ा मैं और धीरे बोलता हूँ। देखो e टू द पावर माइनस KT को आप ऐसा लिख सकते हो, 1 अपॉन e टू द पावर KT लिख सकते हो। टाइम क्या है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मल्टीप्लाई आप कैसे करोगे तो इनफाइनाइट आएगा, और e टू द पावर इनफाइनाइट कितना होगा, इनफाइनाइट। तो ओवरऑल 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, 0। यानी कि अगर आप टाइम को इनफाइनाइट ले लोगे तो फाइनली आपका लाइफ टाइम क्या हो जाएगा, डिफाइन। क्लियर ना? तो लाइफ टाइम आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। क्लियर ना? तो लाइफ टाइम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ TLT इक्वल टू कितना, इनफाइनाइट। ठीक है, क्लियर ना? तो TLT कितना आ जाएगा आपका, इनफाइनाइट, क्योंकि आपको अल्टीमेटली क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो आप निकाल कर देख लीजिए। ठीक है, मैं यहीं पे निकाल दे रहा हूँ, निकाल कर आप देख लीजिए। यहाँ से आप A नॉट तो 0 हो नहीं सकता है, तो बताओ यहाँ से T की वैल्यू क्या आएगी, तो T की वैल्यू आ जाएगी क्या हमारा, इनफाइनाइट। ठीक है, T की वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट। ठीक है, तो क्या समझ में आया, लाइफ टाइम कितना है, इनफाइनाइट। मतलब क्या है कि रिएक्शन क्या है, इनफाइनाइट है। रिएक्शन की जो टाइम है वो क्या है, इनफाइनाइट है, उस पर कोई भी लिमिट नहीं है। यानी कि जो फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन होते हैं, यानी कि द रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, द रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर विल नेवर बी कंप्लीट, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते हैं। ठीक है, वो इनफाइनाइट टाइम तक चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। ठीक है, यानी कि द थ्योरेटिकल लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज इनफाइनाइट। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ पर जो जीरो ऑर्डर हमने पढ़ा था, जीरो ऑर्डर में क्या पढ़ा था कि जीरो ऑर्डर के जो रिएक्शन होते हैं वो एक लिमिटेड टाइम तक होते हैं, लिमिटेड टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने ये जाना कि जो लाइफ टाइम होता है फर्स्ट ऑर्डर का, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर कभी भी ख़त्म ही नहीं होता है, वो इनफाइनाइट चलता रहता है। वो यहाँ से शो हो रहा है मेरे को। ठीक है, तो एक बार और देख लीजिए, क्योंकि AT को 0 होना है, A नॉट 0 हो नहीं सकता है, तो टाइम को इनफाइनाइट होना पड़ेगा, तभी जाकर AT क्या होगा, 0। इस वजह से हमने ये सीखा कि लाइफ टाइम ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इस चीज़ को लिखेंगे, तो यहाँ पर मैं रब कर देता हूँ इसको। ठीक है, कॉपी कर लिया है तो इसको मैं रब कर दूँ। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, लिख लीजिए सभी। लिखिए, द theoretical lifetime of first order reaction is infinite. The theoretical lifetime of first order reaction is infinite. Hence, if reaction is completed, 99.9%, अगर रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो जाता है तो हम उसको मान लेते हैं कि वो कंप्लीट हो गया है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर जो होता है उसका रिएक्शन कभी कंप्लीट होता नहीं है। तो ये मान लिया गया है कि जब रिएक्शन 99.9% क्या हो चुका है, कंप्लीट, तो उसको मान लेते हैं कि वो ऑलमोस्ट हो चुका है क्या, कंप्लीट। हेंस इफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड 99.9%, देन इट इज एज्यूम्ड टू बी कंप्लीट, तो उसको मान लिया जाता है कि वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आपको पता चला, जो लाइफ टाइम होता है फर्स्ट ऑर्डर का वो हमेशा इनफाइनाइट होता है। ठीक है, चलो अब जल्दी से बात कर देते हैं हाफ लाइफ पीरियड की। तो हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो हेडिंग डालिए हाफ लाइफ, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आपको अल्टीमेटली बाद में क्या करना है, इससे थ्योरेटिकल भी आ जाएगा और इससे न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व करते हो। बताता हूं कैसे। देखो हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ के लिए आपको बताया है मैंने कि फॉर
टी हाफ। टी हाफ के लिए मैंने आपको बताया है कि जो 80 है यानी कि फाइनल जो कंसंट्रेशन है वो आधा हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। यानी कि मैंने आपको बताया है 80 जो है वो A0 का क्या हो चुका है, आधा। जैसा मान लो 100 मोलर थे मेरे पास शुरुआत में, लेकिन कुछ टाइम के बाद मान लो 50 मोलर बचे, तो बात क्या हुई, 50 मोलर ख़त्म हो गए, यानी कि 50 मोलर ख़त्म हो गए, 50 मोलर बचे, यानी कि हमारा जो रिएक्शन है वो हाफ क्या हो चुका है, कंप्लीट। तो मतलब फाइनल जो कंसंट्रेशन है वो इनिशियल का क्या हो चुका है, आधा। क्लियर। तो बस 80 की जगह आप क्या लिखोगे, A0/2। तो हमारा जो फॉर्मूला है, ये फार्मूला था हमारा ना बेटा, K इक्वल टू कितना है, ये फार्मूला सभी को याद होगा, 2.303 अपॉन T, है ना, याद आ रहा है। अभी लिखा था हम लोग इक्वेशन नंबर 4, इनिशियल A0 अपॉन A0 माइनस एक्स, ठीक है। तो बस A0 माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 80, इसको हम क्या लिखेंगे, 80, ठीक है। और 80 को हम क्या लिखेंगे, A0/2। बस हमारा काम हो गया है ख़त्म। तो यहाँ से T जो हो गया बेटा वो अब कितना हो जाएगा, T हाफ, और ये हो जाएगा 2.303 अपॉन कितना, K लॉग A0 अपॉन 80 की जगह क्या लिखोगे, A0/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, क्लियर ना। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, मैं आपको कुछ log की वैल्यूज़ भी बता देता हूँ ताकि इस चैप्टर में आपको दिक्कत ना हो। बस उतने ही log की वैल्यू आप याद कर रख लो, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो कुछ log की वैल्यूज़ मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो log की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, log बेस 10 में है, log 1 जो होता है वो होता है 0, log 2 जो होता है वो होता है 0.3, ठीक है। log 3 जो होता है बेस 10 में वो होता है 0.48, log 5 जो होता है वो होता है 0.7, ठीक है। और लास्ट में log 7 जो होता है वो होता है 0.85, ठीक है। इतने log की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। बोलो, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और, ये चीज़ मत भूलना, log 10 बेस 10 हमेशा कितना होगा, 1, ठीक है, क्लियर ना। ये इतने log की वैल्यूज आप याद रख लो, ठीक है। कितने हैं, 1 2 3 4 ऐसे याद हो जाएंगे। तो बताओ log 2 की वैल्यू कितनी है, 0.3। तो बस 0.3, क्योंकि 2 ऊपर जाएगा, log 2 की वैल्यू कितनी है, 0.3। 0.3 मल्टीप्लाई बाई 2.303 कितना आ जाएगा, हाँ 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.693 अपॉन कितना, के। तो याद रखना कि जो टी हाफ होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ये किसका हाफ लाइफ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो कितना होता है 0.693 अपॉन के। बताओ कोई डिफरेंस दिखाई दिया जीरो ऑर्डर में फर्स्ट ऑर्डर में, हाँ दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया, जब आप जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ पढ़ रहे थे तो उसका फॉर्मूला था A0 अपॉन 2K, बट यहाँ कहीं पर भी A0 नज़र आ रहा है आपको, नहीं। यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो जीरो ऑर्डर होता है उसका तो हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उनका हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर कभी भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो इस बात को लिख लीजिएगा कि टी हाफ यानी कि हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल नॉट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, क्लियर। चलिए कर लिया, चलिए। तो ये कुछ हमारे थे, जितना मैंने अभी बताया आपको टिक लगाया है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। ये हाफ लाइफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये लाइफ टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फार्मूला इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इक्वेशन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, वो दोनों ही एक ही हैं, ठीक है। ये कुछ 3-4 फार्मूले ही आपको क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं, क्लियर। चलिए तो कॉपी कर लीजिए अपन, फिर अपन आगे बात करते हैं। देखो इन सब, देखो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। क्या बता रहा था मैं, पहले आप कॉपी कर लीजिए फिर बताता हूँ मैं। डन। देखो मैं इंपॉर्टेंट आपको क्या बता रहा था, जीरो ऑर्डर में आपने एक चीज़ देखा था। जीरो ऑर्डर में क्या देखा था आपने कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जैसे इक्वल टाइम इंटरवल में क्या होता है, इक्वल अमाउंट क्या होता था, कंज्यूम, है ना। यानी कि अगर मान लो एक रिएक्शन 10% ख़त्म हो रहा है 10 मिनट में,
है ना। एक रिएक्शन 10% खत्म हो रहा है कितने मिनट में, 10 मिनट में। तो बताओ लास्ट का 10% खत्म होने में कितना समय लगेगा। फिर से सुन लो, एक रिएक्शन कंज्यूम हो रहा है 10%, कितने मिनट में, 10 मिनट में। तो बताओ लास्ट का 10% खत्म होने के लिए कितना टाइम लगेगा अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर है तो, 10 मिनट। वही चीज़ तो सीखा था हमने कि इक्वल कंसंट्रेशन का कंज्यूम होगा कब, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। लेकिन अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो बताओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर मान लो एक रिएक्शन मान लो 10% खत्म हो रहा है 10 मिनट में, तो बताओ लास्ट का 10% कब खत्म होगा। यहां पर 10 मिनट नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, इनफाइनाइट। वही तो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई अगर आप यहां पर ये सोचो कि पहला 10% खत्म हो रहा है 10 मिनट में, तो लास्ट का 10% खत्म होगा 10 मिनट में, तो ये कहना गलत है। लास्ट का 10% खत्म होगा, उसके लिए टाइम कोई डिफाइंड ही नहीं है। इनफाइनाइट टाइम पर भी खत्म हो सकता है, वो खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि आपने भी देखा कि फर्स्ट ऑर्डर का जो रिएक्शन है वो कभी भी खत्म नहीं होता है। ठीक है, क्लियर ना। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास 100 था, ज़रा याद करो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपके पास कंसंट्रेशन कितना था, 100 का 10% खत्म हुआ, 20% खत्म हुआ था कितने मिनट में, 10 मिनट में। तो कितना बचा था हमारे पास, 80। फिर 20 खत्म हुआ था, फिर 10 मिनट का टाइम लगा था, कितना बचा हमारे पास, 60। फिर 20% खत्म हुआ था, यानी कि इक्वल कंसंट्रेशन खत्म हो रहे थे इक्वल टाइम इंटरवल में। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, अगर हमारे पास 100 है, 100 का अगर 10% खत्म होगा 10 मिनट में, ठीक है, तो उसके बाद जो 10% खत्म होगा, ठीक है, वो ऐसा नहीं होगा 100, 90, 80, 70 जो जीरो ऑर्डर में हो रहा था। ठीक है, कुछ ऐसा होगा 100 में से अगर 10% खत्म हुआ, कितना आ गया, 90। अब अगले 10 मिनट में क्या होगा, 90 का 10% खत्म होगा। 90 का 10% कितना हो गया, हाँ कितना हो गया, 81। तो अगला 81 बचेगा। अब अगले 10 मिनट में क्या होगा, 81 का 10% खत्म होगा। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कोई टाइम नहीं होता है, वो इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहता है। इस वजह से क्या होता है कि समय के साथ साथ ये क्या करता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, समय के साथ साथ ये क्या करता है, इक्वल परसेंटेज को क्या करता है, कंज्यूम करता है। क्या करता है, इक्वल परसेंटेज को कंज्यूम करता है। अगर मान लो 100 है, 100 से अगर 10% खत्म हुआ तो कितना हुआ, 90। 90 का 10% खत्म हुआ कितना हो गया, 81। 81 का 10% खत्म हुआ तो कितना हो गया, 8.1। 81 में 8.1 माइनस करो कितना आ जाएगा, हाँ 72.9। कुछ इस तरह से क्या होता है, ये कंज्यूम होता है इक्वल टाइम पर। क्लियर ना। तो इस चीज़ को भी हम लिखेंगे। तो इतना अगर नोट कर लिया है तो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, लिख लो ये भी एक बात नोट करके लिखिए, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन time required to complete for a definite fraction or percentage of reaction is independent from initial concentration. Clear? Is independent from initial कंसंट्रेशन। बोलो क्लियर हो गया। तो देखो आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किया, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर का एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, क्लियर ना। फर्स्ट ऑर्डर में हम लोगों ने पूरा डेरिवेशन देखा है। आपको जहां तक मेरे को समझाना था, लॉग, एंटी लॉग, इंटीग्रेशन, वो भी हमने समझा दिया है, क्लियर। लेकिन अभी से ध्यान रखिए, नीट का पेपर जो होता है, ये जो लॉग है, ये एंटी लॉग है, थोड़े थोड़े आपको समझना है। ऐसा नहीं है आप पूरा लॉग के चैप्टर को ही पढ़ लें, लेकिन उसके जो बेसिक्स हैं, उसके जो लॉग के फॉर्मूले हैं, लॉग की वैल्यूज़, बस इतने ही वैल्यूज़ आप याद रख लीजिए। उसके बाद लॉग के कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, लॉग के फॉर्मूले होते हैं। लॉग ए प्लस लॉग बी इक्वल टू होता है लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए बाई बी। कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं लॉग के, यू हैव टू मतलब लर्न, आपको वो याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको यूज़ होते रहेंगे। खासकर केमिकल कैनेटिक्स में तो आपको लॉग नियर अबाउट 50% चांसेस हैं लॉग में आने के, हमारे एंटी लॉग लेने के। केमिकल आप जब इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हो, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी आप जब आयनिक इक्विलिब्रियम आप जब पढ़ोगे,
या पढ़ चुके होगे, मुझे नहीं पता। तो उसमें आपने देखा होगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट में भी आप क्या करते हो, आप एंटी लॉग का यूज़ करते हो। तो ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जहाँ पर भी मैंने आया है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो उसको आप अच्छे से देखो, उसके बाद आपका काम है उसको अच्छे से पढ़ना। नहीं आएगा तो आप मेरे को कहोगे, मैं वो भी आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्लास में हम जब मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ्स, पॉसिबल ग्राफ्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं और फर्स्ट ऑर्डर की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।